तो अभी हमारा टॉपिक है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इससे पहले हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स के बारे में सारी कैलकुलेशंस वगैरह करी थी। अभी जो हमें कैलकुलेशन करनी है वो है फिलहाल बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में करते हैं हम कैलकुलेशंस। जो हमारे पास बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है हमारे पास, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसे हम बोल रहे हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC नाम से भी हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल से बोलते हैं इसको। सबसे पहली बात, इसमें एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं हमें ये समझ में आना चाहिए कि बॉडी सेंटर्ड अगर यूनिट सेल हमारे पास है तो उसमें एटम्स या सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ कहाँ पर अटैच हो रखे हैं, कहाँ कहाँ पे पोजिशंस पे लगे हैं उस क्यूब में। उसके बाद हम पता करेंगे एज लेंथ में डिस्टेंस एंड देन अदर चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्यूब की बात करते हैं हम लोग। देखिए इस तरह से लेट मान लीजिए मेरे पास एक क्यूब लेते हैं हम यहाँ पर। ये हमने यहाँ पर एक क्यूब लिया। अब इस क्यूब के बारे में सोच रहे हैं कि अगर मुझे इस क्यूब को बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बनाना है तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बनाने के लिए यहाँ इसमें एटम्स कहाँ कहाँ पे लगे होंगे। तो देखिए ध्यान रखेंगे, एटम्स जैसे कि यहाँ पर कॉर्नर्स पे तो लगे ही होंगे ऑब्वियसली। जैसे सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर्स में लगते हैं एटम, सिंपल क्यूबिक में सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर ही एटम लगते हैं। बॉडी सेंटर में जो एटम्स लगते हैं वो कॉर्नर्स पर भी लगते हैं, और एक एटम जो होता है इस पूरे क्यूब के बिल्कुल बॉडी सेंटर, मतलब इस बॉडी के सेंटर पे लगा होगा, मतलब इस क्यूब के सेंटर पे लगा होगा। लेट मान लीजिए यहाँ पर आप इसको इस तरह से बोल सकते हो कि जो एटम है बिल्कुल इस मतलब इस मतलब क्यूब के जो बॉडी डायगोनल्स होंगे, बॉडी डायगोनल को फेस करता होगा। ये बॉडी डायगोनल मीट करेगा तो इसको मीट करेगा, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली बॉडी डायगोनल्स पे ये वाला पॉइंट होगा। मैं इसको एक पॉइंट यहाँ से ड्रॉ भी करके दिखाता हूँ, क्या पता समझ में आए। यहाँ पे देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर ये बनाते हैं। ठीक, देखिए इस पॉइंट से बॉडी डायगोनल ड्रॉ करते हैं जो बिल्कुल यहाँ पे कहीं पे जा रहा है, बिल्कुल अपोजिट बॉडी डायगोनल, जो इस कॉर्नर से बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर मूव कर रहे हैं हमने। यहाँ पे एक बॉडी डायगोनल जा रहा है, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट्स आ रहा है, ये पॉइंट हमारे पास एक बॉडी डायगोनल पे हमारे पास एक यूनिट एटम आया है, और इस एटम को क्या बोलेंगे हम, बॉडी सेंटर्ड एटम बोलेंगे। बॉडी सेंटर्ड पे एक एटम लगा हुआ है एटम। अब बात करते हैं इस बॉडी सेंटर एटम पे कि इसमें कैलकुलेशंस क्या क्या करनी है। आप देखोगे इस बॉडी सेंटर के, तो ये जो आपके पास कहलाएगी, ये आपके पास कहलाएगी एज लेंथ ऑफ द क्यूब। इस क्यूब की एज लेंथ है, और साथ में हमें रिलेशन भी फाइंड करना पड़ेगा, एज लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन देम। ये सारी चीजें अभी कैलकुलेट करते हैं। पहला पॉइंट जो बॉडी सेंटर के बारे में हम लिखेंगे वो क्या होंगे, एटम्स कहाँ पे होते हैं, एटम्स आर एट कॉर्नर। एटम जो होते हैं वो कॉर्नर्स पे होते हैं, एंड कहाँ पे होते हैं, बॉडी सेंटर पे। एटम कॉर्नर पे होते हैं और साथ में कहाँ पे होते हैं, बॉडी सेंटर पे। ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो हमारे पास था कि फेस सेंटर जब क्यूब हमने लिया था तो फेस सेंटर में एटम्स कहाँ आ रहे थे, कॉर्नर्स पे आ रहे थे, और साथ के साथ फेस के सेंटर्स पे भी आ रहे थे, फेस के सेंटर पे भी आ रहे थे। और प्रिमिटिव यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक में जो एटम्स आ रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे आ रहे थे। इस वाले केस में जो आपके बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होता है, यहाँ पर एटम्स कॉर्नर पर होते हैं, लेकिन साथ के साथ एक एटम जो होता है वो कहाँ पर होता है, बिल्कुल बॉडी सेंटर पर रखा होता है। इस यूनिट सेल के पूरे बॉडी सेंटर पर रखा होगा। तो चलिए अभी हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम इसमें कितने हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इन दिस इन BCC यूनिट सेल। BCC यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे, ये कितने आने वाले हैं। देखिए कॉर्नर्स पे तो एटम आएगा ही आएगा, और अगर कॉर्नर्स पे एटम है तो आपको पता होगा, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि एक कॉर्नर पे जो एटम होता है उसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है इस यूनिट सेल के अंदर, 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है। तो कॉर्नर पे जो एटम है 1/8 होता है, और टोटल कॉर्नर्स कितने हमारे पास, 8 कॉर्नर पे एटम लगे हुए हैं। तो इस तरफ से कॉर्नर्स वालों की वजह से जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो इतना हो रहा है। साथ में बॉडी सेंटर्स की बात करें तो बॉडी सेंटर पे एग्जैक्टली एक एटम लगा हुआ है, पूरा का पूरा एक एटम बॉडी सेंटर पे लगा हुआ है, और इस एटम का कंट्रीब्यूशन पूरा का फुल इसी के अंदर है। तो टोटल जो एटम आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं वो कितने दिखने वाले हैं,
2, एक फ्रॉम द कॉर्नर्स एंड 1 फ्रॉम द बॉडी सेंटर। टोटल 2 एटम हमें आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसा इससे पहले फेस सेंटर में देखा था आपने, तो फेस सेंटर में टोटल 4 एटम आ रहे थे। एक कॉर्नर्स की वजह से आ रहा था मिला जुला के, और 3 जो एटम आ रहे थे वो फेस पे लगने की वजह से आ रहे थे। और सिंपल क्यूबिक में सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स था, तो सिर्फ और सिर्फ एक एटम आ रहा था। बॉडी सेंटर में 2 एटम टोटल आ रहे हैं, एक कॉर्नर की वजह से और एक सेंटर की वजह से। ध्यान रखेंगे इस बात को। अब हम थोड़ा सा इस वाले स्ट्रक्चर में हम थोड़ा फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि एज लेंथ, ये जो लेंथ है हमारे पास, एज लेंथ जो हमने कैलकुलेट की है, ये एज लेंथ रेडियस के हिसाब से किस तरह से डिपेंडेंट है, रेडियस को किस तरह से डिसाइड कर रही है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम फ्रंट व्यू से नहीं समझ पाएंगे, इसको हम थोड़ा सा ऐसा इमेजिन करते हैं। लेट मान लीजिए कि ये सेंटर में एक एटम होगा। मैं एक और क्यूबॉइड से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा। क्यूबॉइड कह रहा हूँ, क्यूब से इसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, समझना इसको थोड़ा सा। एक क्यूब है मेरे पास, इस तरीके से एक क्यूब ड्रॉ किया मैंने, लाइक दिस। एक क्यूब हमने ड्रॉ किया। अब इस क्यूब में जो एटम की पोजीशंस है, वो पोजीशन समझिए एटम्स कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। जैसे मैंने बोला कॉर्नर्स पे एटम लगा हुआ है, और सेंटर में लगा हुआ है, फिर एक दूसरे कॉर्नर पे लगा हुआ है। जैसे कि मैंने इस बॉल डायनल को उस बॉल डायनल जोड़ा था। पहले तो इनकी डिस्टेंस के बारे में जानते हैं। देखो ये डिस्टेंस जो है, कोई भी एक एज की बात करोगे तो कोई भी एक एज की लेंथ जो है वो a है, ये आपको क्लियर होगी। किसी भी क्यूब की जो कोई भी एक लेंथ है वो कितनी है, एज लेंथ है, जो कि a है। ये क्यूब है इसलिए मैं a लेंथ, ये है a लेंथ, ये a लेंथ, हर लेंथ a ही है। अब अगर मेरे से आपसे पूछे कि भाई इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर के बीच की दूरी कितनी होगी, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर के बीच की दूरी कोई आपसे पूछना चाह रहा है, तो आपको शायद इसमें ध्यान होगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर के बीच की जो दूरी है वो कितनी है। इस वाले केस में इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच की दूरी मैं यहाँ पे इस तरह से डिनोट करता हूँ। ये एक तरीके से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की दूरी है, और ये जो दूरी है आपके पास यहाँ पे लिख सकते हो √3 टाइम्स ऑफ द ए आने वाली है। थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स में ध्यान होगा कि √3 टाइम्स ऑफ ए बोलते हैं एक कॉर्नर से एक कॉर्नर की दूरी। वहीं अगर आप इस दूरी की बात करो कि जो यहाँ से जो फेस डायगोनल की दूरी होती है, फेस डायगोनल की दूरी कितनी होती है इस कॉर्नर से, ये आपको पता होगा कि फेस डायगोनल की दूरी जो होती है वो √2 टाइम्स ऑफ द ए होती है। तो फेस डायगोनल जो टॉप फ्रंट पे फेस डायगोनल दिख रहा है वो √2a होता है, और देन वेयर एज अगर बॉडी डायगोनल की बात करो तो वो कितना होता है, √3a होता है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। और जैसा कि हमने इससे पहले फेस सेंटर में डिराइव किया था कि हमने पास फेस डायगोनल पे हमारे पास एटम आ रहा था, एक एटम बिल्कुल सेंटर में था, एक एटम इस कॉर्नर में, एक एटम इस कॉर्नर में। तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस इधर वाली लेंथ टोटल जोड़ के √2a हमने लिखी थी इससे पहले फेस सेंटर में। बिल्कुल सेम इस तरीके से हम यहाँ पर भी लिखेंगे। क्यूबॉइड इस वाले में बॉडी सेंटर में सोच रहे हैं, देखना एक एटम आपके पास इधर कॉर्नर में होगा, बिल्कुल एज इट इज, एक एटम इस कॉर्नर में, एक एटम आपके पास सेंटर में होगा, और एक एटम इधर वाले कॉर्नर में होगा। मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक एटम इधर ऐसे सेंटर में बना हुआ है, एक एटम जो बना हुआ है इधर वाले सेंटर बना हुआ है, कौन एक एटम इधर से बना हुआ है। तो अगर आप इसको थोड़ा ठीक से बना लेते ज्यादा बेटर होता। लेट में से दो एक बार और दोबारा बनाया था, है ना। लेट मान लीजिए एक एटम आपके पास इधर कॉर्नर में पड़ा हुआ है इस तरीके से, एक एटम इधर है, और एक एटम जो मेरे पास इधर है कुछ। तो आप इस एटम के बारे में सोचोगे, ये एटम ये एटम एटम, एक एटम इधर वाले कॉर्नर में, एक एटम उधर वाले कॉर्नर में, एक एटम आपके पास सेंटर में मौजूद है, बॉडी सेंटर वाला एटम। जैसे इस सेंटर की बात हो रही है, ये वाला एटम ये है, और दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, इस एटम की इधर की दूरी r है, फिर ये r है और ये r है। तो टोटल जो दूरी आप यहाँ से जोड़ोगे वो जोड़ के 4r आ रही होगी, और ये जो 4r जो दूरी है डिस्टेंस बिटवीन द एटम, ये क्या है आपके पास एक तरीके से √3 टाइम्स ऑफ द a है। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आर रेडियस ऑफ एटम है, और ये एक्चुअली 4 इतने तरीके से हमारे पास रिलेट हो रहा है। तो आप ए की वैल्यू बोल सकते हो, ए क्या है मेरे पास 4r अपॉन में √3, 4r अपॉन √3 रिलेशन आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो, याद रख सकते हो। और यहाँ पर r क्या है, इससे पहले जो रिलेट कर सकते हैं हम लोग, ए क्या है आपके पास, ए इसका एज लेंथ है, तो डिस्टेंस बिटवीन देम ए क्या है मेरे पास, लिख देता हूँ साफ साफ, ए क्या है मेरे पास एज लेंथ, और आर क्या है रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम। और आपके पास एज लेंथ के बीच का जो रिलेशन है वो हमने यहाँ पे लिखा। ये किसके लिए रिलेशन लिखा है हमने, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सर्कुलेशन लिख रहे हैं हम लोग।
बॉडी सेंटर में इस तरह से रिलेशन निकल के आएगा। ये जो सेंटर वाला आइटम देख रहे हो, जो बॉडी के सेंटर में, थोड़ा सा इमेजिनेशन यहाँ करनी पड़ती है आपको। इस क्यूब के जो बॉडी सेंटर पे होगा वो ये वाला आइटम है। इस कॉर्नर पे जो फ्रंट वाला कॉर्नर आपको दिख रहा है, लेफ्ट मोस्ट में इधर वाला कॉर्नर, इस वाले कॉर्नर पे जो आइटम है वो ये आइटम है। और जो पीछे की तरफ, बिल्कुल पीछे की तरफ कॉर्नर पे जो आइटम है वो ये वाला आइटम है। और ये आइटम तीनों इस तरह से लिंक जुड़े हुए रहते हैं, और ये तीनों जुड़े हुए हैं, और उनके बीच की जो दूरी होगी वो आर, और दो एटम के बीच का दूरी ये आर, तो ये आर और ये आर, रेडियस जोड़ रहे हैं हम एटम को। सारे एटम्स के रेडियस जोड़े, रेडियस जोड़ के आपके पास जो दूरी हो रही है वो टोटल 4r हो रही है, 4r, और ये एक्चुअल में कितनी है, √3 टाइम्स ऑफ द ए होती है अकॉर्डिंग टू मैथ्स। तो यहाँ पर हमारे पास एक ये रिलेशन निकल के आता है बॉडी सेंटर्स के बारे में। इसमें अगर इतनी बात हमारे पास आगे हो गई है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस वाले टॉपिक में। हमारे पास रिलेशन आ गया, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने मेरे को आ गए, तो हम इस बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए फाइंड करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। वही तरीका हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का, क्या करना है मेरे को, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ एटम्स है ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, या वॉल्यूम ऐसा लिख दो, वॉल्यूम लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसा लिखते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, है ना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इंटू वॉल्यूम इंटू 100, इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। लास्ट क्लास में ऐसे लिखा था हमने सारे फॉर्मूले, इस तरह से हम यहाँ पे लिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा, एक वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 होता है, πr³ इनटू में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने, अपॉन में वॉल्यूम थे क्यूब a³ इनटू में 100। ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। z की वैल्यू कितने आने वाली है, अभी आपको ध्यान होगा, z की वैल्यू हमने लिखी थी इससे पहले वाले केस में, z की वैल्यू लिखी है हमने, तो z की वैल्यू BCC के लिए कितनी होती है, सॉरी BCC के लिए z की वैल्यू कितनी होती है, ये देखा था हमने 2 आ रही है, और रिलेशन और a और z का हम पुट कर देता हूँ, वैल्यू हो जाएगी 4/3 πr³ इनटू 2 अपॉन में रिलेशन ऑफ द a एंड r, अभी लिखा था हमने 4r/√3 का क्यूब इनटू 100। ये सारी वैल्यूज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो परसेंटेज निकल के आएगी एफिशिएंसी की, जो कि है 68%। 68% आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी है। पैकिंग एफिशिएंसी आपके पास 68% आ रही है, ध्यान रखेंगे इसको। BCC के लिए पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो 68% है। और साथ के साथ आपके पास वॉइड परसेंटेज पूछ लेते हैं, वॉइड एफिशिएंसी या वॉइड परसेंटेज। वॉइड परसेंटेज कितना हो जाएगा, वॉइड मतलब खाली स्पेस वाला परसेंटेज। टोटल परसेंटेज 100 होता है, 68 भरा हुआ है, फील्ड आपके पास 68 है, तो खाली कितना हो जाएगा आप निकाल सकते हो, 100 - 68 32%। 32% जो है आपके पास पूरा खाली स्पेस पड़ा हुआ है उस पूरे BCC यूनिट सेल के अंदर। तो BCC यूनिट सेल में आपके पास 32% खाली है, 68% वो भरा हुआ था। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी निकाली हमने यहाँ पे, तो बॉडी सेंटर में पैकिंग से निकाल ली। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एक और कंसेप्ट पे, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को समझते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर हम बोल रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर अभी हम हर एक यूनिट सेल का निकाल के, अच्छा यहाँ पर पहले मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ हर एक चीज को समराइज को इस तरह से कर रहा हूँ। जो आपके पास बॉडी सेंटर्ड, जो आपके पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, SCC बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। फिर आपके पास आता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और एक हमारे पास मौजूद है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इस तरीके से हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये 3 यूनिट सेल्स हैं। सबके बारे में हम थोड़ा सोचते हैं। जो ए होता है, मतलब ए और आर में रिलेशन हमें ढूंढ रहे थे, यही सब रिलेशन कर रहा है। ए और आर में रिलेशन क्या है, तो ए इज इक्वल टू, इसमें पता है मेरे को रिलेशन 2r होता है। BCC में रिलेशन अभी हमने निकाला, ए क्या होता है 4/√3 r होता है। इसमें क्या रिलेशन होता है, बोलिए, √2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू क्या है 4r, तो a इज इक्वल टू क्या निकालोगे आप 2√2r, ध्यान रखेंगे। या यहाँ पर वैसे लिख देता हूँ, ये क्या होता है √3 टाइम्स ऑफ a जो होता है एक तरीके से 4r होता है।
तो जैसा आपको ध्यान रह सके रिलेशन आप ध्यान रखेंगे। तो ये डिस्टेंस हो गया, एज लेंथ, इन सब के बारे में। दूसरी बात जो मैंने कैलकुलेट करी, जेड की वैल्यू, जेड नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर कितने होते हैं, जेड नंबर ऑफ एटम्स सिंपल क्यूबिक में 1 होते हैं। बीसीसी में कितने होते हैं, जेड की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी 2 होती है। एफसीसी में जेड की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। उसके बाद साथ में पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज है ना, पैकिंग फ्रैक्शन कितना आने वाला है इसके अंदर, सिंपल क्यूबिक में हमने निकाला था 52.4%। के बाद यहाँ पर कितना बीसी में अभी निकाला हमने 68%, इसमें कितना निकाला था 74%। अकॉर्डिंगली आप वॉइड परसेंटेज भी लिख सकते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट्स हमने यहाँ पर इन तीनों के बारे में नोट किए और बताए आपको। अब एक पॉइंट और बचा है जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमें यहाँ पर थोड़ा जानना पड़ेगा इन सब के बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू क्या क्या होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी मैंने बताया नहीं था, अभी मैं 3 मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए मैं अभी तीनों के एक साथ ही तीनों के लिए बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की, है ना। तो वो अभी हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, पहले इन सब के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है और नंबर कैलकुलेट क्या हो, कैसे कैसे इन सब की वैल्यूज होगी। इतने पैरामीटर्स आपको कम से कम ध्यान रखने हैं, मतलब टिप पे रखने होंगे कि सिंपल क्यूबिक है तो सिंपल क्यूबिक में जेड की वैल्यू क्या होती है, बीसीसी है तो जेड की वैल्यू क्या है, एफिशिएंसी क्या है, उसका रेडियस क्या है, डिस्टेंस और ए एज लेंथ के बीच में दूरी क्या है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, इस वाले टॉपिक से रिलेटेड कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाउंड करना है और होता क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर CN है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर CN बोल रहे हैं। जो कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने का तरीका जो यहाँ पर होता है, समझेंगे इस बात को। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम जो कि डायरेक्टली टच में हो एक एटम के, उस पर्टिकुलर एटम के डायरेक्टली टच में जितने भी एटम होंगे उसे बोले हम कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसे बोल सकते हो नियरेस्ट नेबर एटम, नियरेस्ट नेबर एटम बोल सकते हो आप लोग, कि डायरेक्टली टच में जो एटम होगा वो बोल सकते हो। तो लिखता हूं मैं, क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली इन टच, डायरेक्टली इन टच विथ वन एटम। एक एटम के डायरेक्टली टच में टोटल नंबर ऑफ एटम जो भी होंगे, डायरेक्टली टच में जो होंगे उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, या नियरेस्ट नेबर एटम भी बोल सकते हैं। इसी बात को क्या बोलते हैं, इसको नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर एटम भी बोल सकते हो। पड़ोस का जो जस्ट पड़ोस वाला एटम होगा उसकी बात कर रहा हूँ, जो डायरेक्टली टच में होगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ, इस वाले कंसेप्ट को रफली बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक 2D ज्योमेट्री है, 2D मतलब एक सर्कल ये बना हुआ है, एक सर्कल ये, दो सर्कल ये, तीन सर्कल ये, फिर एक सर्कल यहाँ, एक सर्कल यहाँ, एक सर्कल यहाँ, इस तरह से एक सर्कल बने हुए हैं, राइट। तो आपसे पूछा गया बताओ कि ये जो सेंटर में जो सर्कल है, इस वाले सर्कल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे सोच सकते हो सेंटर वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पूछा गया है। तो सेंटर वाला जो एटम है ये डायरेक्टली कितने एटम के टच में है, तो आप देखोगे इधर से टच में है, इधर भी टच में है, इधर भी टच में हो, इधर भी टच में, डायरेक्टली जो इन्हीं 4 एटम के टच में है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आप बोलोगे वो कितना बोल दोगे, 4 बोल दोगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप समझ पा रहे हो, कोऑर्डिनेशन नंबर आप किसको बोलते हैं, डायरेक्टली वो कितने एटम के टच में होगा उसको आप बोलोगे कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी एटम का। अगर मान लो ज्योमेट्री आपके पास कुछ इस तरीके से है, सिंपल 2D ज्योमेट्री चल रही है, एक लीनियर ज्योमेट्री चल रही है, और आपसे बोला कि बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो ऑब्वियसली ये जो एटम है ये 2 एटम के टच में, एक राइट में एक लेफ्ट में, तो इधर भी टच में इधर भी टच में, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब होता है डायरेक्टली वो एटम कितने एटम के टच में है, वही आपको बताएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आने वाला है। तो डायरेक्टली एटम टच में होगा उसे कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। ये थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश करी। अब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कैलकुलेट करवाता हूँ हर एक यूनिट सेल के अंदर। जैसे कि हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाया, प्रिमिटिव यूनिट सेल सिंपल, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे और कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअल में, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं, कितना हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल क्यूबिक ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए
ठीक है। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारे पास एक यूनिट सेल बनाया मैंने, और इस यूनिट सेल को आप बोल रहे हो सिंपल क्यूबिक बनाना है, तो यानी कि एक एटम यहाँ पर होगा, 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 एक एटम यहाँ, मतलब सारे के सारे एटम जो होंगे वो आपको पता है कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं, कॉर्नर्स पे मौजूद होते हैं, कॉर्नर पे सारे एटम मौजूद होते हैं। और क्योंकि अभी हम इससे पहले आपको डिस्कशन कर चुके हैं, इससे पहले बता चुके हैं, इसका टॉप व्यू, अगर इसका टॉप व्यू कह रहा हूँ, अगर आप इसको थोड़ा सा इलोंगेट कर देता हूँ मैं इस वाले डायग्राम को, समझना कि मान लीजिए कि इसके बगल में एक यूनिट सेल इधर और बनेगा इस तरीके से, है ना, और इसके इस तरह से मैं एक यूनिट सेल और ड्रॉ किया मैंने इधर की तरफ, राइट। सेम अकॉर्डिंगली इसके पीछे भी इस तरह से यूनिट सेल ड्रॉ कर रहा हूँ, पीछे भी एक यूनिट सेल मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। इस तरह से हम यहाँ पे यूनिट सेल ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप सोचिएगा, तो अब मैं एटम भी ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, समझिए इस वाले यूनिट सेल में 4 एटम था, इधर वाले में भी एटम लगा होगा, इधर भी एटम लगा होगा, इधर भी एटम लगा होगा, अकॉर्डिंगली हर कॉर्नर पे आपके पास एटम मिलेंगे। यूनिट सेल को आप इमेजिन कर पा रहे होगे। और साथ में मैं यहाँ पर एक और इलोंगेशन यहाँ पे करता हूँ थोड़ी सी, इस एटम को थोड़ा सा और ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर, एक यूनिट सेल और ऊपर भी प्लॉट कर रहा हूँ मैं। और जो यूनिट सेल ऊपर जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक यूनिट सेल और ऊपर भी बन रहा होगा, और उस यूनिट सेल के बारे में बात करोगे तो उस यूनिट सेल में भी आपके पास एक एटम मिलेगा जो कि यहाँ पर, राइट। तो देखिए इस मैप पे इस पूरे यूनिट सेल को मैंने ड्रॉ किया, इलोंगेट किया ऊपर की तरफ, राइट, ऐसे आगे बढ़ रहा है। इस वाले यूनिट सेल को, इस वाले सेंटर एटम के बारे में सोचना है। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमने ड्रॉ किए, बहुत सारे सिंपल यूनिट सेल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए समझने के लिए, काफी सारे यूनिट सेल हमने यहाँ ड्रॉ किए। हर एक यूनिट सेल में आप इस वाले सेंटर एलिमेंट के बारे में सोचो, इस वाले सेंटर एलिमेंट के बारे में सोचो, ये एटम जो है आपके पास, ये कितने एटम से डायरेक्टली टच में आ सकता है। आपको पता है कि एक यूनिट सेल में सिंपल क्यूबिक में ये एटम जो है वो डायरेक्टली इधर से टच में है, इससे टच में है, इन दो से तो डायरेक्टली टच में है ही, और ये नीचे वाले एटम इससे भी टच में है, मतलब ये तीन इधर से नीचे टच में होगा। तो अगर आप इसमें और सोचो तो ये तीन इस क्यूब में, अपने खुद के क्यूब में ये तीन एटम से टच में है, इधर इधर इधर। और आप दूसरे क्यूब में भी से टच में सोच सकते हो कि ये राइट साइड में, बॉटम राइट, पीछे बैक साइड में राइट में उधर से भी टच में है, लेफ्ट साइड इससे टच में, और एक ऊपर साइड ये इससे डायरेक्टली टच में हो सकता है। तो ये सेंटर एटम को देखोगे तो ये एटम इस प्लेन में देखोगे तो इस प्लेन में ये चार एटम से डायरेक्टली टच में होगा, एक लेफ्ट राइट पीछे और आगे फॉरवर्ड, इन चार से, और एक एटम ऊपर होगा और एक एटम एग्जैक्टली नीचे होगा। तो इस तरीके से ये चार एटम्स के डायरेक्टली टच में आपको फेस करने को मिलेगा इस सिंपल क्यूबिक, क्योंकि मैंने इसका 2D स्ट्रक्चर आपको बताया था। 2D स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप देखते तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर बनता 2D में। आपके पास एक यूनिट सेल यहाँ बना होता है, मतलब एक एटम होता है, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, और एक एटम बिल्कुल जैसे इस तरह से। तो ये जो एटम होता है वो इधर से तो टच में होता ही है, इधर से भी टच में होता है, और शायद पीछे की साइड जो एटम होगा उससे भी वो टच में होगा ही। तो 2D के कारण ये जो एटम्स होते हैं ये सारे एक दूसरे के टच में ही होते हैं 2D में। और 3D क्या, 3D में हर जगह में, इधर फ्रंट व्यू हमने समझाने की कोशिश करी इसकी, एटम टच में होते हैं। तो सेम अकॉर्डिंगली ये एटम इससे टच में है, ये एटम उससे टच में, ये एटम इससे, तो टोटल नंबर ऑफ एटम जो एक किसी भी एक यूनिट सेल के अंदर, मतलब एक यूनिट सेल में बात नहीं हो रही है, पूरे लेटस के अंदर हो रही है, और लेटस में बहुत सारे यूनिट सेल्स मिल रहे हैं। तो एक एटम, कोई भी किसी भी एटम को पिक करोगे तो वो एटम मैक्सिमम 6 एटम के डायरेक्टली टच में हमको यहाँ पे ऑब्जर्व होगा। ये जो लेटेस्ट हमने ड्रॉ किया है किसके लिए ड्रॉ किया है, और सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक के लिए हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। और सिंपल क्यूबिक के लिए हमें देख के समझ में आया कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है CN नंबर, जिसको मैं कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहा हूँ, ये मेरे पास कितना आने वाला है इसके अंदर, 6। मेरे को यहाँ पे समझ में आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है। देखिए तो देख के यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे सेंट्रल एटम इस तरह से टच में होता है। इसको मैं लिख देता हूँ, इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर जो इसका आ रहा है 6 आ रहा है, क्योंकि इस तरह से प्लेस में होता है। नेक्स्ट स्टेप, अब BCC के लिए सेम काम है, BCC FC के लिए करके देखते हैं। चलिए बॉडी सेंटर वाले की बात करते हैं। बॉडी सेंटर पे जो एटम होगा, बॉडी सेंटर के लिए आप किस तरीके से सोच सकते हैं बॉडी सेंटर के लिए।
देखिए बॉडी सेंटर में पहले हम एक क्यूब ड्रॉ करते हैं, बॉडी सेंटर का एक क्यूब, लेट एक क्यूब हो गया। इस क्यूब के अकॉर्डिंग ठीक है। अब इस क्यूब में आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम अगर आप यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हो तो एटम जो आपके पास मिलेंगे वो कॉर्नर्स पे मिलेंगे। ये जो आपके पास एटम्स कॉर्नर्स पे मिल रहे हैं, कॉर्नर्स पे तो एटम मिलेंगे बॉडी सेंटर के अंदर, और साथ में जो आपको एटम मिलेंगे बॉडी सेंटर के साथ साथ जो एटम मिलेंगे वो आपको एक एटम मिलेगा पूरा का पूरा इस यूनिट सेल के सेंटर पे एटम मिलेगा। आप देख रहे हो तो इस यूनिट सेल के पूरे बॉडी सेंटर पे एक एटम मिलने वाला है। कॉर्नर्स पे तो एटम हमारे पास है ही, ये सारे कॉर्नर्स पे तो हमारे पास एटम है ही, साथ के साथ हमारे पास जो एटम्स है वो एक बॉडी सेंटर पे भी एटम लगा हुआ है। और ये जो बॉडी सेंटर पे एक एटम है, आप इस बॉडी सेंटर वाले एटम के बारे में सोचेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है इमेजिनेशन बट कोशिश करिएगा, हो जाएगा इमेजिन। ये अगर आप बॉडी सेंटर वाले एटम के बारे में सोचोगे तो ये बॉडी सेंटर वाला एटम सोचोगे तो ये ऊपर वाले 4 एटम्स के साथ डायरेक्टली टच में होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ से आप इधर इस पॉइंट सोचोगे, इससे भी टच में है, इससे भी टच में है, उधर पीछे वाले से भी टच में है, उधर वाले से भी टच में है, मतलब इन सब से वो डायरेक्टली टच में आएगा ऊपर वाले 4 से। और नीचे भी देखोगे तो नीचे भी इस तरीके से, इससे भी, उससे भी, इससे भी और इससे भी, इन चारों से नीचे टच में होगा, उन चारों से वो ऊपर टच में होगा, मतलब चारों डायरेक्शन में वो टच में ही मिलेगा आपको ये वाला एटम, राइट। तो मैं इसको या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं या आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा, या तो मैं इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखिए देखिए एक और तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या पता दूसरे डायग्राम समझ में आ जाए। देखिए एक और डायग्राम समझिए इसको, ये आपके पास क्यूब है, थोड़ा बड़ा बनाया था समझने के लिए। ये हमारे पास एक क्यूब बनाया हमने, और इस क्यूब में राइट, मैं बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा हूँ इस क्यूब में। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए इस बॉडी से लेके मैं इस बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, सेम अकॉर्डिंगली मैं इस बॉडी डायग्राम से उधर वाले बॉडी डायग्राम पे, उस कॉर्नर से इधर वाले कॉर्नर पे, इधर वाले कॉर्नर से पीछे वाले कॉर्नर पे, इस तरह से मैंने कुछ बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं। और आप देखोगे जो एटम हमारे पास सेंटर में मौजूद होगा, अगर कोई एटम हमारे पास सेंटर में मौजूद है, इस सेंटर पे अगर मेरे पास कोई एटम मौजूद है तो इस एटम के बारे में सोचो कि ये एटम इधर वाले एटम से इस डायरेक्शन से टच में डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा, ये एटम से भी इस वाले डायरेक्शन में कांटेक्ट में आएगा, इधर वाले एटम से भी इस डायरेक्शन में टच कांटेक्ट में आएगा, इधर वाले एटम से भी वो इस डायरेक्शन में कांटेक्ट में आएगा। सेम अकॉर्डिंगली नीचे भी 4 एटम उसे दिखाई देंगे, नीचे भी 4, जैसे ऊपर 4 मिल रहे हैं ऐसे अकॉर्डिंगली बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे भी 4 एटम हमें यहाँ पे ऑब्जर्व हो सकते हैं। तो इस वाला सेंटर एटम जो इधर वाले टच में, इसके टच में, इसके टच में और इसके टच में, टोटल जो बॉडी सेंटर पे जो एटम लगा हुआ है ये 8 जगह से टच में दिखाई सकता है हमको, 4 ऊपर वाले एटम से और 4 नीचे वाले एटम से। तो उस वजह से जो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल का, कितना आ जाता है, 8 निकल के आता है। इस तरीके से आप थोड़ा समझ सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। सिंपल क्यूबिक में अभी देखा था हमने 6 कोऑर्डिनेशन में निकल के आया था, बॉडी सेंटर में हमने देखा अभी 8 कोऑर्डिनेशन में निकल के आ रहा है। ये एटम इस तरीके से डिजाइन है। ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट करते हैं हम फेस सेंटर्ड के लिए। फेस सेंटर्ड में बस किस तरीके से यूनिट सेल बने हुए हैं। चलिए एफसीसी को बना के देखते हैं। एफसीसी जो यूनिट सेल मेरे पास होगा, एफसीसी जो यूनिट सेल है उसके अंदर मेरे पास देखते हैं किस तरीके से है एफ सेंटर्ड यूनिट सेल। ये मेरे पास एक क्यूब बनाया मैंने, और इस क्यूब में मेरे पास समझना थोड़ा सा, इसको हम इलोंगेट करेंगे, छोटा सा बनाएंगे इसको, एक क्यूब ये बनाया। अब देखिए आइटम्स कहाँ कहाँ लगे होते हैं इसके अंदर, एटम की पोजीशंस, कॉर्नर्स पे तो एटम होगा ही, ये हमने एटम कॉर्नर पे लगाए, और साथ के साथ जो एटम्स होगा वो कहाँ कहाँ पे होगा, फेस सेंटर्ड पे भी होगा। हम किसी भी एक फेस को पिक करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। मान लीजिए कि इस वाले फेस पे आपके पास एटम लगा हुआ, हम इस वाले फेस के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, इस वाले फेस पे एटम लगा हुआ है। अच्छा, ये जो फेस का एटम है, ये फेस का एटम आपको पता है कि ये फेस का एटम इन चारों से तो डायरेक्टली टच में है ही, ये कॉर्नर्स के एटम से डायरेक्टली टच में है।
जो ऊपर वाला फेस है, ये जो एटम है ये डायरेक्टली इन सारे एटम से टच में तो दिख ही रहा है साफ की साफ। बाकी मैं इसको थोड़ा सा और इलांगेट करता हूँ इस वाले एटम को। देखिए किस तरीके से हमारे पास ये एटम, थोड़ा सा इस ग्राफ को थोड़ा सा और आगे पीछे लेके जाता हूँ। मान लीजिए इस तरह से पीछे जा रहा है, ऊपर भी जाएगा अकॉर्डिंगली। नहीं, ऊपर से ग्राफ उस तरह से ऊपर बढ़ रहा है ना। और भी प्लॉट आप ऊपर ऐसे कर सकते हो, ग्राफ काफी ऐसे ऊपर बढ़ सकता है। तो इस यूनिट सेल के ऊपर एक यूनिट सेल मैंने ड्रॉ किया। आप सोचिए इधर से इस यूनिट सेल के बारे में सोचिए। पहले नीचे इस प्लेन, इस जिस यूनिट सेल की बात कर रहे थे उस यूनिट के बारे में सोचिए। इस यूनिट सेल में ये जो एटम है ये आपके पास 4 जगह से जुड़ा हुआ दिख रहा है। दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये जो एटम आपको दिख रहा है ये 4 जगह से कलर में दिख सकता है। एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। 4 जगह तो इधर से कांटेक्ट में दिख रहा है। और सोचते हैं और किस एटम के कांटेक्ट में आ सकता है। 4 जगह तो ये कांटेक्ट दिख रहे हैं इसके साथ में। और कांटेक्ट अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इस फेस के देखना, ये एटम इधर वाला जो फेस एटम होगा इस वाले फेस एटम के भी डायरेक्टली कांटेक्ट में होगा। ये वाला फेस इसके कांटेक्ट में डायरेक्टली होगा। इधर वाला फेस इसके कांटेक्ट में भी डायरेक्टली होगा। वो पीछे इधर वाला लेफ्ट वाला और वो पीछे वाले, हर एक स्पेस के फेस से डायरेक्टली टच में होगा, कांटेक्ट में आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली कांटेक्ट अगर ड्रॉ करूँ समझाने की तरीके से, तो एंगल की बात करूँ तो ये इससे भी टच में है, इससे भी टच में है, उधर पीछे से भी, इससे भी। तो 4 ये नीचे टच में होगा और 4 अकॉर्डिंगली आप ऊपर भी सोच सकते हैं। 4 ऊपर 4 नीचे। थोड़ा सा मुश्किल डायग्राम हो गया बट थोड़ा समझते हैं इसको, दोबारा से एक बार समझते हैं। एक प्लेन पे 4 एटम लगे हुए हैं, 5 एटम एक तरीके से इस प्लेन पे। सेंटर वाला जो एटम है, सेंटर वाला जो एटम है वो इस प्लेन के चारों कॉर्नर वाले एटम से टच में है। दिख रहा है हमको, सेंटर वाला जो एटम है कॉर्नर के सारे एटम टच में है। डन। साथ के साथ जो आपके पास ये जो सेंटर वाला एटम है, ये नीचे वाले जो प्लेन्स आएंगे, इस क्यूबॉइड का ये जैसे बॉक्स बना है ऊपर वाला बॉक्स, इसके जो ये बॉक्स पूरा कंप्लीट होगा। इस बॉक्स का जो फ्रंट फेस होगा या लेफ्ट फेस या बैक फेस या जो भी इस साइड की साइड वाली साइड्स दिख रही हैं, इन फेसेस के जो एटम्स लगे हैं उनसे भी ये डायरेक्टली टच में होगा। तो इधर 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 उधर से नीचे से ये पूरे, मतलब एक ऊपर वाले की बात करो तो इधर वाले से टच में, उधर वाले से टच में, इधर वाले से पीछे वाले, सबसे नीचे टच में। 4 नीचे टच में होगा, 4 अकॉर्डिंगली आपको ऊपर भी मिलेंगे और 4 ये प्लेन में तो है ही। तो 4 प्लेन में मिलेंगे, 4 प्लेन से ऊपर, 4 प्लेन से नीचे। तो वही हम यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 प्लेन से ऊपर, 4 प्लेन से नीचे। तो यानी कि ये एक आपके पास एटम इधर होगा, इधर होगा, एक उस प्लेन में और एक इधर वाले फ्रंट प्लेन में। तो ये एटम जो होगा ये इधर उधर इन सभी एटम्स के डायरेक्टली टच में होगा, नीचे से भी और ऊपर से भी। 4 एटम, 4 एटम और 4 प्लेन में। तो टोटल जो आपके पास फेस सेंटर, जो आपके पास फेस सेंटर्ड एफसीसी यूनिट सेल की बात करोगे तो एफसीसी यूनिट सेल में टोटल जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आता है वो 12 निकल के आता है। इस तरह से आप यहाँ पे सोच सकते हो। चाहे तो इसको एक और डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक और डायग्राम बनाते हैं हम इसमें, क्या पता उससे हम और अच्छे से समझ पाए इस डायग्राम को। जैसे मान लीजिए एक यूनिट सेल मेरे पास ये है और इस यूनिट सेल के ऊपर एक यूनिट सेल और बनाते हैं। ठीक है, इस यूनिट सेल को और समझते हैं। एक यूनिट सेल के, इस यूनिट सेल के ऊपर एक यूनिट सेल और है इस तरीके से। एक यूनिट सेल ऊपर बन गया, एक यूनिट सेल साथ में लगा रहे हैं, इसके भी ऊपर बढ़ते हैं। है ना। ओके, तो ये 4 यूनिट सेल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। आप किसी एक कॉर्नर वाले एटम के बारे में सोचिए। यहाँ पर किसी भी एक कॉर्नर वाले एटम के बारे में सोचते हैं। जैसे कि मान लीजिए कॉर्नर वाला एटम मेरे पास ये है, इस कॉर्नर वाले एटम की बात सोचते हैं, इस कॉर्नर वाले की बात सोचते हैं। ये कितने के टच में होगा? जो इधर फेस मिलेगा उसके टच में होगा। ठीक है, इस वाले क्यूब का जो फेस होगा उसके टच में होगा। इज फाइन। 2 ये हो गए। 2 इधर जो क्यूब बनेंगे, सोचिए इधर जो क्यूब बनेंगे बिल्कुल इधर की तरफ, इस प्लेन से 2 क्यूब इस बैकवर्ड जा रहे हैं और ऑब्वियसली 2 एटम जो होंगे फ्रंट में भी होंगे इधर की तरफ। मैं अभी सिर्फ ये वाले काउंट कर रहा हूं। और सोचिए एक इस प्लेन को सोचिए, ये जो प्लेन है हमारे पास, ये जो प्लेन हमारे बना हुआ है इस तरीके से,
इस प्लेन का जो कॉर्नर वाला एटम, सेंटर वाला एटम होगा, ये शायद उसके भी टच में होगा। इस फेस के जो कॉर्नर वाला एटम होगा शायद उसके भी ये टच में होगा, इस तरीके से। तो 3 तो हमें यहाँ दिख गई है। अच्छा, 3 ये हो गए। साथ में एक और देखिए, जो इधर इधर की तरफ प्लेन होगा, जो इस प्लेन से बिल्कुल अपोजिट प्लेन होगा, उसमें भी एक एटम टच में होगा। तो 2 तो ये हो गए, 30 वो, चौथा ये, और 2 इसके सामने होंगे। तो टोटल 4 5 6। 2 इधर वाले प्लेन में, जो ये एक प्लेन है, इसे इधर वाला फ्रंट प्लेन इसके प्लेन में, अकॉर्डिंगली नीचे भी इधर इधर इधर। मतलब ये कितने हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 6 तो हमने शायद यही बना, काफी हमने यहाँ ड्रॉ कर दिए। इन सबको आप अगर इमेजिन करोगे तो एक प्लेन किसी भी एटम को पिक करोगे तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आने वाला है? 12 ही निकल के आने वाला है। थोड़ा इसको आप खुद से ड्रॉ भी करके समझोगे तो क्या पता है समझ पाओ। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और समझने में डिफिकल्टी होती है, बट हाँ इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें, और इमेजिन करके क्या पता समझ आए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है ध्यान रखेंगे आप, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है इस वाले केस में। बाकी मैं आपको जो टेबुलर फॉर्म थी उसमें अभी फिल कर देते हैं सारी डिटेल्स को, जो हमने इससे पहले बताई थी। जो डाटा हम कवर कर रहे थे, यहाँ पर हमने ये डाटा लिखा था, डाटा को फिल करते हैं पूरी तरीके से। आपके पास यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ रहे थे, कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक में भी निकाला था हमने 6, बॉडी सेंटर में कितना निकाला 8, फेस सेंटर में कितना निकाला 12। तो ये जितने पैरामीटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे पैरामीटर्स आपको बिल्कुल टिप पे रहने चाहिए, ध्यान पे रहने चाहिए, तभी हम आगे के जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे हम उन सबको हम कवर कर पाएंगे, समझ पाएंगे। राइट, चलिए ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक में, जो कि होता है यूनिट सेल्स। हमने सारे देख लिए, 3 टाइप के यूनिट सेल्स, हम सारे तो नहीं, अभी हम 3 टाइप के यूनिट सेल्स देखे हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और हमारे पास साथ में है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स में हमने बता किया सब कुछ, कोऑर्डिनेशन नंबर, उसकी पैकिंग फ्रैक्शन एंड एवरीथिंग एल्स। साथ में इन सभी यूनिट सेल की एक और पैरामीटर जो बोर्ड्स लेवल पे होता है या कंपटीशन लेवल पे पूछा जाता है, वो होता है डेंसिटी। डेंसिटी कैलकुलेशंस, तो डेंसिटी भी कैलकुलेट करवाई जाती है, तो वो भी हम आपको थोड़ा बताते हैं। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट होती है? देखिए, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी, किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी आपको पता करनी हो तो सवाल भी आएगा, तो समझेंगे डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जनरली पता है किसी भी यूनिट सेल की जो डेंसिटी होगी वो एक्चुअल में उस यूनिट सेल का मास होगा, और उस यूनिट सेल का जो मास है वो किसकी वजह से है, आपको समझ पा लेंगे। उस यूनिट सेल में जो एटम्स लगे होंगे उनकी वजह से उसका मास बन रहा है। तो उस यूनिट सेल का जो मास होगा वो उन एटम की वजह से है। साथ में उस यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है, तो मैं लिखता हूं मास ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, की नहीं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सिंपल लिखा मैंने, यूनिट सेल का वॉल्यूम, यूनिट सेल का वॉल्यूम जो भी होगा वो अपॉन में, मतलब मास ऑफ द यूनिट सेल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल लिखा जाएगा। अब यूनिट सेल का जो मास होगा, मास ऑफ द यूनिट सेल कैसे लिखा जाएगा? मास मतलब कि यूनिट सेल का मास क्या होता है? यूनिट सेल तो एक क्यूब है, उसका क्या मास होगा? मतलब एक्चुअल में उसमें जो एटम्स लगे होंगे, ऑब्वियसली जिन एटम्स की हम बात कर रहे हैं उन एटम का जो मास होगा वो हमें कवर करना पड़ेगा मास ऑफ द यूनिट सेल में। तो मैं ऐसा लिखता हूं कि इट इज द मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास लिखा जाए, साथ में उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जेड से। जेड क्या होता है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ एटम जो एक यूनिट सेल में होते हैं। तो एक यूनिट सेल में अगर 5 एटम है या 4 एटम है या 2 एटम है, तो वो 2 एटम आ जाए इनटू में उस एक एटम का जो मास है, वो फिर टोटल मास आ जाएगा उस यूनिट सेल का। तो इस तरीके से हमने लिखा, अपॉन में किससे डिवाइड कर देंगे इसको? वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि यूनिट सेल का वॉल्यूम लिखना हमारे लिए आसान काम है, क्योंकि यूनिट सेल एक क्यूब शेप का है, तो उसका वॉल्यूम हम आराम से लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने लिखा। तो ये चीजें हमारे पास समझ पा रहे होगे आप लोग। ये हमने जो लिखा है क्या है? मास ऑफ द यूनिट सेल, अच्छा मास ऑफ द वन एटम, एक एटम का मास लिखा है। एक एटम का मास कैसे लिख सकते हैं ये बताइए? थोड़ा सा मोल कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मोल रिवाइज क्या मतलब, मोल कंसेप्ट से अप्लाई करते हैं। देखना साथ रफ में लिख रहा हूँ, आपको पता होगा वन मोल एटम, वन मोल एटम का जो मास होता है वो मॉलिक्यूलर मास होता है ग्राम में, कि नहीं? वन मोल का जो मास होता है वो क्या होता है?
लिख दूं यहाँ पे मास ऑफ 1 मोल एटम इज इक्वल टू इतना, कि नहीं? तो 1 मोल एटम का मतलब एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ एटम, मतलब मास ऑफ Na एटम्स। Na एटम्स का जो मास होता है वो मॉलिक्यूलर मास होता है ग्राम में। वेयर एज अगर एक एटम के मास की बात करेंगे तो लिख देता हूं मैं, मास ऑफ 1 एटम की बात करो तो वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन में Na ग्राम में आ जाएगा इस तरीके से, नहीं? मॉलिक्यूलर मास इस तरीके से। तो एक एटम का मास निकालने का तरीका मॉलिक्यूलर मास अपॉन यहाँ पे, तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। एक एटम का मास क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। इस तरीके से हमने एक एटम का मास लिखा, इनटू में क्या होगा Z, अपॉन में क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम कैसे लिख सकते हैं आप लोग? A क्यूब, क्योंकि अगर उसे हम क्यूबिकल यूनिट सेल माना है तो क्यूबिकल यूनिट सेल का वॉल्यूम आप A क्यूब नाम से बना सकते हो। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, जो कि आपके पास क्या है? मास आ गया, एक एटम का मास लेगा। एक एटम का मास कैसे लिख सकते हैं इसको समझेंगे आप लोग। मैं दोबारा बता देता हूँ, मास ऑफ 1 मोल एटम जो होता है हमारे पास वो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम होता है। फ्रॉम दी मोल कंसेप्ट हमने अप्लाई किया है। तो Na एटम्स का जो मास होगा, Na एटम से जुड़ेंगे तो उसका जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम वही होता है। तो एक एटम का मास, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम का मास मॉलिक्यूलर मास है। तो एक एटम का जो मास होगा वो हम यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक एटम का मास मॉलिक्यूलर मास अपॉन Na होगा, इतने ग्राम होता है, निकल के आ रहा है। इसको हम एज इट इज यहाँ पे यूज करेंगे। मास ऑफ 1 एटम इज दिस, इनटू में Z अपॉन में यूनिट सेल, जो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल जो हो जाएगा हमारे पास A क्यूब। ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूले का। डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल निकालने का फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जो कि इस तरह से निकलेगा। या तो आप इसे समझ लो, फॉर्मूला रख लो, या तरीका अप्लाई करो कि भाई एक एटम का मास बताओ कितना है, कि हम निकाल लेंगे, और साथ में अपने पास Z बताओ, यूनिट सेल बताओ। Z हमारे पास, Z कैसे आएगा हमारे पास? डिपेंड करता है FCC है, BCC है, या फिर सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक है तो Z की वैल्यू आपको पता होगी। बॉडी सेंटर है तो Z की वैल्यू पता होगी। FCC है तो Z की वैल्यू पता होती है। A क्यूब, ए आपके पास पता है, एज लेंथ, एज लेंथ को आप डिस्टेंस रेडियस के कंपैरिजन में रिलेशन यूज करके आप अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हो। देन यहाँ पे डेंसिटी का हिसाब किताब हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया है। फाइन, तो यहाँ पर हमारे पास डेंसिटी कवर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारे पास है क्लोज पैकिंग, कैसे होती है क्लोज पैकिंग एंड ऑल।